नाज़रीन, जंग बहुत तेज हो गई है और अब यमन की तरफ से इस तरह के हमले इसराइल पर शुरू हो गए हैं कि 2 घंटे के वक्फे से इसराइल को जब हिट किया जा रहा है। हाइफा के ऊपर जो यमन ने नेवल ब्लॉकेड डिक्लेयर किया था, अब हाइफा को हिट किया जा रहा है। बेन गुरियन एयरपोर्ट को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। तल अवीव को जो है निशाना बनाया जा रहा है। मिलियंस ऑफ इसराइलीज जो है वो शेल्टर्स की तरफ जा रहे हैं और इस पैनिक के अंदर जो है वो उनकी कैजुअलिटी जब रिपोर्ट हो रही हैं। पहले इस तरह से होता था कि यमन जो है वो एक हमला 24 घंटों के अंदर करता था, या फिर गैप इतना होता था कि एक सुबह किया, एक रात को किया, इस तरह से सम टाइम अगर बहुत ज्यादा अटैक्स हुए, नहीं तो 24 घंटों में एक हमला होता रहा है। अब ये कि घंटों के हिसाब से, यानी वो इसराइली शेल्टर में भागे हैं, अभी फ्लैश दोबारा से शुरू हुई हैं और दोबारा फिर यमन ने अटैक कर दिया, यानी ये पैनिक वाली सूरत हाल वहां पर हो चुकी है। और दूसरी तरफ नाज़रीन, जो दुनिया का रिएक्शन इस वक्त सामने आ रहा है वो बहुत ही गैर मामूली है। चीन की जानब से जो इसराइल ने एम्बेसडर्स को वहां पर शूटिंग की वेस्ट बैंक में, उसको कंडेम किया, और फिर पूरे यूरोप से कई ममालिक ने मजीद इसराइली एम्बेसडर्स को बुलाया है। और जो यूरोपियन पार्लियामेंट है उसके अंदर वो चीजें देखी जा रही जो अब से पहले नहीं देखी गई। यूरोपियन पार्लियामेंट्स के अंदर इसराइल के खिलाफ खुलकर अब चीजें जब वो यूरोपियन पार्लियामेंट्स के अंदर अब खुलकर इसराइल के खिलाफ बोला भी जा रहा है और लेजिस्लेशन भी इसराइल के खिलाफ की जा रही है। आयरलैंड ने इसराइल को जेनोसाइडल स्टेट डिक्लेयर कर दिया है। ये बहुत बड़ा इकदाम है और इसके साथ इटालियन पार्लियामेंट और दीगर और स्पेन और बाकी के अंदर इन्वेस्टमेंट्स रोकने की बात पार्लियामेंट्स के अंदर हो रही है। इसराइली जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बैन करने की बात जो है वो हो रही है। और जो इसराइली एम्बेसीज हैं वो यूरोप में और अक्रॉस द ग्लोब वो इस वक्त हाई अलर्ट के ऊपर है। खासकर यूरोप के अंदर इसराइली जो एम्बेसीज हैं वो हाई अलर्ट के ऊपर हैं। नाज़रीन, इस वक्त ऐसा लग रहा है कि वाकईतन दुनिया जो है वो अब फोकस कर रही है इसराइल के क्राइम्स के ऊपर। यानी पहले दुनिया नजरें चुरा रही थी, कान और आंख दोनों बंद किए हुए थे, लेकिन अब मुसलसल रिएक्शन जो है वो सामने आ रहा है। किसी के पार्लियामेंट से, किसी का प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है, किसी का फॉरेन मिनिस्टर बोल रहा है। यानी यूरोपियन दारुल हुकूमतों के अंदर अब वो एक हलचल और एक पॉइंट आउट और हाईलाइट करना, कंडेम करना, सैंक्शन की बात, वो जो है वो यहां पर हमें नजर आ रहा है। ओवरऑल अगर हम नाज़रीन देखें तो इस वक्त एक बहुत बड़ा बहरान है, बहुत बड़ा क्राइसिस है, बहुत बड़ी इंस्टेबिलिटी है जो दुनिया को इस वक्त हिट कर गई है। अगर हम ओवरऑल इसको देखें तो दुनिया एक बहुत बड़े आप कह लें कि टर्मोइल के अंदर जा चुकी है, जो बहुत सारी नई जंगों को जन्म देने जा रहे हैं और हुकूमतें गिर सकती हैं और बहुत ज्यादा दबाव है इस वक्त गवर्नमेंट्स के ऊपर। और इस वक्त देखिए कि एक जेनोसाइड हो रही है और पूरी दुनिया फिलहाल उसको रोकने के अंदर नाकाम है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर गुस्सा और बढ़ रहा है गवर्नमेंट्स के ऊपर। और यूरोपीय दारुल हुकूमत जो है वो अब बात करना जरूर शुरू हो गए हैं और इजरायली मजालिम को अब उस तरह से दबाया नहीं जा रहा, बल्कि उनको हाईलाइट किया जा रहा है, रिकॉग्नाइज किया जा रहा है कि फलस्तीनी ही मजलूम हैं और इजरायली जो है वो वहां पर जो है वो जुल्म कर रहे हैं। और इसके साथ यहां पर इसराइल जो है वो अपना अग्रेशन जारी रखे हुए है। इसराइल ने अभी एक बहुत बड़ा इवैक्यूएशन ऑर्डर दिया है उसी प्लान के तहत जिसमें फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करना है। और साथ यमन के हमले तेज हो गए हैं, चीन से भी कंडेमनेशन जब वो आ गई है, लैटिन अमेरिका से इसराइल के खिलाफ कंडेमनेशन आ गई है, इसराइली एम्बेसीज हाई अलर्ट के ऊपर हैं। और जो यूक्रेन की जंग है वो उसी तरह से जारी है, तिजारती जंग जारी है, टेक्नोलॉजिकल जो वॉर है उसका आगाज हो चुका है। एक यानी कि अफरा तफरी है, बेचैनी है, एक इंस्टेबिलिटी है। और बड़ी हैरानकुन बात है कि अभी ट्रंप ने मिडिल ईस्ट के दौरे के ऊपर कहा कि दुनिया बहुत ही सेफर प्लेस जो है वो बन चुकी है। तो ये जनाब ये सेफर प्लेस है, तो इसमें जरूरी यह है कि गजा की जंग रुकवाया जाए, वगरना मामलात, यानी एक चीज ने साबित किया है इस पिछले 72 घंटों ने, खास तौर पर जो पूरी दुनिया से रिएक्शन सामने आया है कि गजा के अंदर अगर मामलात को आगे बढ़ाया जाता है, इसराइल अपने इस शैतानी प्लान को आगे बढ़ाता है और पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ चला जाता है, तो ये एक ऐसी चीज होगी कि ये इसके असरात सिर्फ गजा तक महदूद नहीं होंगे बल्कि पूरी दुनिया तक महदूद होंगे और वो अनइमेजिनेबल डिस्ट्रक्शन होगी। अब देखिए दुनिया के मुख्तलिफ लोग अपने अपने अंदाज में मुकदमा लड़ रहे हैं फलस्तीन का। जूलियन असांज जो कि विकीलीक्स के बानी हैं, कई साल जो वो कैद के अंदर रहे, जूलियन असांज ने केन्स जो फिल्म फेस्टिवल है हॉलीवुड का उसके अंदर शिरकत की और उसमें वो एक ऐसी शर्ट पहनकर आए जिसमें हजारों फलस्तीनी जो बच्चे हैं जो गजा के अंदर शहीद हुए हैं उनके नाम प्रिंट किए हुए थे। तो वो शर्ट्स वहां पर पहनकर आए और वो हेडलाइन सारी लगी। तो इस तरह से मतलब दुनिया खड़ी हो रही है। मुख्तलिफ लोग इस तरह के इन्फ्लुएंशियल लोग वो अपने अंदर, हॉलीवुड से भी बहुत बड़ा रिएक्शन जो वो हमें देखने को जो है वो मिला है। तो एक टर्मोइल है, गवर्नमेंट्स दबाव के अंदर हैं, यूक्रेन की जंग का पता नहीं है, चाइना के साथ नई जंगें, ओवरऑल वर्ल्ड ऑर्डर की लड़ाई और मिडिल ईस्ट के अंदर ये जेनोसाइड। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि तमाम तर यूरोपीय रिएक्शन के बावजूद अभी तक इसराइल नहीं रुका है
और इजराइल ने फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करने का मजीद ऑर्डर जो है जारी कर दिया है। और इस वक्त सबसे बड़ा इवैक्यूएशन ऑर्डर जो है वो नॉर्थ गजा के जो फलस्तीनी हैं उनको दिया गया है कि वो वहां से इवैक्यूएट करें और उनको साउथ में जो है वो भेजा जा रहा है, जिसके बाद उनको गजा से बाहर, यानी पहला मरहला यह है जिसमें गजा के अंदर डिस्प्लेसमेंट करनी है और उसके बाद गजा से बाहर। लार्ज स्केल इवैक्यूएशन ऑर्डर्स फॉर रेजिडेंट्स ऑफ द 14 एरियाज इन द नॉर्दर्न गाजा। इजरायली ऑक्युपाइड फोर्सेस वार्निंग to residents to evacuate and head south in preparation for expansion of aggression। और इसी तरह अल औदा हॉस्पिटल है, इसको टैंक्स ने घेर रखा है और गोलाबारी भी वहां पर की जा रही है। और इजरायली कैबिनेट ये कह रही है वी विल ऑक्यूपाई गाजा एंड विल नॉट अबंडन द लैंड वी ऑक्यूपाई। हम गजा को मुकम्मल तौर पर जो है वो कब्जा करेंगे। तो ये वाज़ेह है कि दुनिया को आगे बढ़कर इजराइल का हाथ रोकना होगा। यूरोप से जो रिएक्शन आया बहुत ही गैर मामूली है, बहुत ही खुश आइंद है, मजीद भी रिएक्शन आ रहा है, बट स्टिल इट्स नॉट इनफ टू स्टॉप इजराइल। लेकिन यह बात वाज़ेह हो गई है कि यह प्रोजेक्ट इजराइल जबरदस्त होने जा रहा है। अब यूरोप एक सिग्नल दे रहा है इजराइल को, ठीक है, उन्होंने कंडेम भी कर दिया, उन्होंने सैंक्शन भी लगा दी, मजीद लगाने की वो बात कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट्स रोकी जा रही हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। सबसे बढ़कर उन्होंने वो जो डिप्लोमेटिक कवर था वो हटा लिया। इजराइल को अभी भी समझ नहीं आ रही। तो इजराइल इस तकब्बुर के नशे के अंदर चूर, अब जो मजीद वो जंग को बढ़ाने जा रहा है, इसका नतीजा क्या निकलेगा? दो इसके नताज इजराइल को भुगतने पड़ेंगे। एक ये है कि इंटरनेशनली वो आइसोलेट होने जा रहा है, उसकी लेजिटिमेसी 100% खत्म होने जा रही है, बिल्कुल आइसोलेशन के अंदर वो जा रहा है। और दूसरा कि जो इंटरनल एक उसका क्योस है वो और बढ़ने जा रहा है, इंटरनल फाइट और बढ़ने जा रही है, और जो इजरायली आर्मी है वो तो हार चुकी है, तो उसको मजीद डिफीट होने वाली है। यानी दो सतह के ऊपर इजराइल को कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेंगे। अभी इसका सबूत मैं आपके सामने रखता हूं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की अभी रिपोर्ट आई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ये कह रहा है कि इजरायली आर्मी जो है वो फटीग का शिकार हो चुकी है और इसमें अस्करी सतह पर कोई कामयाबी हासिल करना इजराइल के लिए नामुमकिन होगा। लेकिन साथ साथ आलमी सतह के ऊपर इकदामात इजराइल के खिलाफ हो रहे होंगे और ऑन ग्राउंड इजराइल कोई अस्करी कामयाबी हासिल करने वाला नहीं। वॉल स्ट्रीट जर्नल, वॉर फटीग ग्रोज इन इजराइल 19 months into war on Gaza. Roughly 70% of Israeli now back ending the Gaza war for the release of captives as reservist fatigue, protest and political pressure mount on Netanyahu according to the Wall Street Journal। मतलब इजरायली सेटलर्स भी गुस्से के अंदर हैं। वो 70% इस वक्त ताजा सर्वे के मुताबिक वो जंगबंदी चाहते हैं। जो इजरायली रिजर्व हैं, रिजर्व जो फौज है वो भी फटीग का शिकार है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पॉलिटिकल प्रेशर नेतन्याहू के ऊपर है। तो इस सब के बावजूद अगर इजराइल रियलाइजेशन नहीं करता कि अब दुनिया बदल रही है, तो वो उन लहरों के सामने आकर खड़ा हो गया है, यानी मुखालिफ लहरों के सामने आकर खड़ा हो गया है। तो जो भी इस पोजीशन में खड़ा होता है वो फना हो जाता है। तो एक तरफ ये सूरत हाल होगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, हमास के पास 40,000 फाइटर्स हैं, जो लास्ट रिपोर्ट आई थी कुछ ही हफ्ते पहले, और हमास ऑपरेशन कर रही है और इजरायली फौजियों को नुकसान पहुंचा रही है, जानी नुकसान पहुंचा रही है। और साथ यमन के हमले जो है वो बहुत बड़े लेवल के ऊपर शुरू हो चुके हैं, बहुत बड़ा इंपैक्ट वो क्रिएट कर रहे हैं, तबाही मचा कर रख दी उन्होंने इजराइल के अंदर। और यमन ने हिट किया कुछ देर पहले और यमन ने अटैक किया, और अब 2 घंटों के वक्फे के बाद दोबारा से यमन ने जब वो निशाना बनाया, हाइफा को भी निशाना बनाया है, बेन गोरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया है। मिलियंस ऑफ इजरायली जब एक बार फिर शेल्टर में गए हैं और इस पैनिक के अंदर मजीद इंजरीज हुई हैं। ये इजराइल इस वक्त पूरे पैनिक के अंदर है, क्योंकि ऐसा पहले कभी होता नहीं है। इस तरह की चीज उन्होंने हिजबुल्लाह के टाइम पर देखी थी कि 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद रॉकेट्स आ रहे हैं। बहुत बड़ी वो जंग थी जो हिजबुल्लाह ने लड़ी है। जो यमनी आर्म्ड फोर्सेस हैं वो ये कह रही है कि तल अवीव के ऊपर और हाइफा के ऊपर उन्होंने ड्रोन्स फायर किए हैं। और इजरायली मीडिया कह रहा है कि सायरन जो है वो अल-कुद्स और तल अवीव और बाकी बहुत सारे एरियाज के अंदर सुनाई दे रहे हैं। और इजरायली मीडिया, मिसाइल लॉन्च फ्रॉम यमन टेक्स प्लेस एट द एंड ऑफ याह्या सारे अनाउंसमेंट। वेरी इंटरेस्टिंग। यमन जो हमला करता है वो 1 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद जो है उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है, फौरी नहीं होती, इतना टाइम लग जाता है। उसके बाद अनाउंसमेंट करते हैं कि भाई हमने ये ऑपरेशन जो है वो किया है। अच्छा, इधर क्या हुआ है कि यमन ने अटैक किया, उसके कोई 2 घंटे के बाद यमन ने स्टेटमेंट जारी की कि हमने ये हमला किया। उस हमले के इख्तिताम पर, उस हमले के स्टेटमेंट के इख्तिताम पर यमन ने एक और हमला कर दिया। तो ये एक बड़ा अजब वाकया यहां पर हुआ है। Israeli media says large explosion heard in central Israel. Israeli media says that for the second time in span of hours, ballistic missile is launched from Yemen towards Israel. Flights at Ben Gurion International Airport halted and several flights delayed due to the attacks by Houthis. अब आज के इस हमले के बाद यानी ये शिद्दत बढ़ गई है ना, ये शिद्दत आज बढ़ गई है
पिछले घंटों के अंदर, तो मजीद फ्लाइट्स कैंसिल होने जा रही हैं। और हाइफा भी हिट हो गया, जहां पर उन्होंने नेवल ब्लॉकेड ऐलान कर रखा है। ऑपरेशन अचीव्ड इट्स टारगेटेड सक्सेसफुली, फोर्सिंग मिलियंस ऑफ ज़ायनिस्ट्स टू द फ्ली टू शेल्टर्स एंड हाल्टेड एयर ट्रैफिक एट एयरपोर्ट। और जरा इजराइल के अंदर से रिएक्शन देखिए। लाइब्रेमैन कह रहा है, नेतन्याहू गवर्नमेंट सक्सीडेड इन एलिमिनेटिंग द इजरायली डेटर्स एंड इज अनएबल टू रिस्टोर सिक्योरिटी फॉर इजरायलीज। देखिए, इजराइल की सबसे बड़ी चीज है सिक्योरिटी, क्योंकि ये कॉलोनी है जिसमें बाहर से लोगों ने आबाद होना। तो जब सिक्योरिटी चैलेंज हो जाए तो फिर बचती नहीं है कोई भी कॉलोनी, कोई भी ऑक्यूपेशन जो इस तरह से आबादकारी वाली हो। तो लाइब्रेमैन ये कह रहा है कि नेतन्याहू की जो गवर्नमेंट है उसने एक तो डेटर्नेस एलिमिनेट कर दी है इजराइल की, यानी जो इजराइल की हैबत थी वो हैबत इस वक्त बाकी नहीं रही, ये सबको पता है। 594 डेज ऑफ वॉर एंड मिलियंस ऑफ इजरायलीज आर स्टिल रनिंग टू शेल्टर डेली। 594 दिन हो चुके हैं और इजराइल ने अमेरिका और यूरोप की मदद से तमाम तर इस प्लेनेट की टेक्नोलॉजी, मिलिट्री फोर्स, हर तरह के रिसोर्सेज, हर तरह का जुल्म गजा के ऊपर अप्लाई कर लिया। लेकिन 594 दिन के बाद आज हालत यह है कि मिलियंस ऑफ इजरायली शेल्टर्स की तरफ भाग रहे हैं। तो इससे बड़ी जिल्लत और शिकस्त कोई हो नहीं सकती है। और इस सब को कवर अप इजराइल मुसलसल हॉस्पिटल को निशाना बनाकर, सिविलियंस को निशाना बनाकर जब इस नाकामी को कवर अप कर रहा है। हालांकि आप देखें तो 594 दिन हो चुके हैं और इजराइल ने अभी तक कोई अस्करी कामयाबी हासिल नहीं की है। तो इससे बड़ी और हार का सबूत क्या होगा। और इसके साथ जो वाशिंगटन के अंदर वाकया हुआ है, बहुत बड़ा वाकया, और अमेरिका में इसको बहुत सीरियस लिया जा रहा है। कुछ मजीद इन्वेस्टिगेशन सामने आ रही हैं और खुद अमेरिका इस वक्त बहुत इसको सीरियस ले रहा है और देख रहा है कि ये कितने हैरान कुन वाकयात यहां पर हो रहे हैं। नाज़रीन, जिस बंदे ने अटैक किया है, जो कि अमेरिकन बॉर्न है, एक अमेरिकन फैमिली से उसका ताल्लुक है, 30 साल उसकी उम्र है, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। और चूंकि क्रिमिनल रिकॉर्ड होता तो सिक्योरिटी एजेंसीज के मुताबिक फिर उसको सर्वेलेंस के अंदर रखा जाता। ये बिल्कुल एक आम आदमी है, आम अमेरिकन है और उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। फिर अटैक करने के बाद वो वहां से दौड़ा नहीं है, बल्कि साथ ही पड़ी एक बेंच के ऊपर जाकर वो बैठ गया और पुलिस आई और उसने आराम से जब गिरफ्तारी दे दी। यानी अटैक करने के बाद उसके पास मौका था कि वो वहां से भाग जाता, लेकिन वो भागा नहीं बल्कि बैठ गया और पुलिस आई और उसने गिरफ्तारी दे दी। और बाद में उसने फ्री पैलेस्टाइन के नारे भी लगाए और उसने कहा कि ये तो अमेरिकन इस वक्त बहुत इसको सीरियस ले रहे हैं। अमेरिकन एजेंसीज के, मतलब एक बंदा, वो मुस्लिम भी नहीं है, वो कोई माइग्रेंट भी नहीं है कि वो बाहर से कोई आया हो, इलीगल माइग्रेंट हो और उसने कोई नहीं, ये अमेरिकन बॉर्न है, अमेरिकन फैमिली से और आम, बिल्कुल आम आदमी। यानी जो इजरायली क्राइम्स की वजह से जो भी उसका रिएक्शन उसने सोचा, तो ये वहां पर बहुत तशवीश की बात है। क्योंकि आप देखें ट्रंप के सारे इकदाम तो इसी हवाले से है ना कि भाई इजरायलियों के खिलाफ कोई इकदाम नहीं होना चाहिए, लेकिन जो इजराइल गजा में कर रहा है, सारी बात है उसका रिएक्शन। और यही बात तो सारी बाकी दुनिया कर रही है कि आप वायलेंस जनरेट्स वायलेंस, आप वायलेंस क्रिएट करके आप अपने लिए सिक्योरिटी नहीं खरीद सकते। तो ये बुनियादी चीज है। अच्छा, अब इसके ऊपर एक पूरी लड़ाई जारी है। अब नेतन्याहू और उसकी गवर्नमेंट और वो सारे कह रहे हैं एंटीसेमिटिज्म है, ट्रंप भी कह रहा है एंटीसेमिटिज्म है, वो सारा एक लड़ाई, प्रॉपर एक वॉर जारी है। तो इसमें सही डायरेक्शन वही है जो देखने वाली है कि ये वाकयात क्यों हो रहे हैं। और इसराइल के अंदर एक लड़ाई जारी है। नेतन्याहू और उसकी गवर्नमेंट कह रही है कि ये जो गुलान और जो फॉर्मर इजरायली प्राइम मिनिस्टर है, जिसने स्टेटमेंट दी कि इजरायली आर्मी जब वहां पर वॉर क्राइम कर रही है, और यार गुलान ने कहा कि इजराइल बच्चों को ऐसा हॉबी मार रहा है, उन्होंने कहा कि ये बयान जो है वो जिम्मेदार हैं कि इंसाइटमेंट हुई है। अच्छा, तो ये प्रॉपर अंदर फाइट जारी है। अच्छा, यार गुलान ने इस वाक्य के ऊपर दोबारा बयान दे दिया है और उसने वही सीधी बात की है जो करने वाली है। उसने कहा कि इसकी जिम्मेदार नेतन्याहू है, जो कुछ गजा में वो कर रहा है, इससे दुनिया में ये हमारे खिलाफ रिएक्शन आ रहा है। यार गुलान जी इजरायली अपोजिशन लीडर है। नेतन्याहू गवर्नमेंट फ्यूल्स एंटीसेमिटिज्म एंड हेट्रेड टुवर्ड इजराइल एंड द रिजल्ट इज अ डेंजर थ्रेटनिंग एवरी इजरायली इन द वर्ल्ड। ये असल बात खुद उनके लोग कर रहे हैं। यानी एक डायरेक्शन देने की कोशिश की जा रही है कि नहीं नहीं ये एंटीसेमिटिज्म है, ये तो हमारे खिलाफ देखो कितना वो किया जा रहा है। तो लेकिन यार गुलान असल बात तो यूरोप से भी कंडेमनेशन तो सारी बात है, सारी दुनिया कर रही है, लेकिन साथ अब दुनिया सीधी बात भी कर रही है। और खुद यूरोप ने वार्न किया कि आप वायलेंस जो कर रहे हैं, वायलेंस जनरेट वायलेंस। अच्छा, अब यूरोप से जो रिएक्शन है वो आता चला जा रहा है और जो बहुत ही गैर मामूली और तारीखी है, क्योंकि यूरोप ने तो हमेशा मामलात को दबाया है, तवज्जो वहां से हटाई है, इजराइल के क्राइम्स को हाईलाइट नहीं किया, बल्कि उसको हमेशा जब वो दबा कर रखा या उसको मुख्तलिफ एंगल से सेल्फ डिफेंस कहा।
लेकिन अब वो अपनी जुबानी इस बात का इकरार कर रहे हैं और उनके पार्लियामेंट्स में खुलकर डिबेट हो रही है, उनके मीडिया के ऊपर उनकी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर रही है कि इजराइल वहां पर जुल्म कर रहा है। ये बहुत बड़ी तब्दीली है जो इस वक्त यूरोप के अंदर आ रही है। और इस वाकये के ऊपर जो वाशिंगटन में हुआ है, इजरायली गवर्नमेंट जो है वो यूरोप के ऊपर इल्जाम लगा रही है कि ये जो आप हमारे खिलाफ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं ये इंसाइटमेंट है। तो बहरहाल वो अब इजराइल का जो प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है, बावजूद इसके कि वो अभी भी सिविलियंस के ऊपर बमबारी कर रहा है। उसके लिए अब दुनिया को मजीद इकदाम उठाने हैं, लेकिन इन लॉन्ग टर्म इजराइल का कोई सर्वाइवल जो वो नजर नहीं आ रहा है, इन ज़ायनिज़्म का कोई सर्वाइवल नजर नहीं आ रहा है। मजीद कई यूरोपियन कंट्रीज ने एम्बेसडर्स को बुलाया, इजरायली एम्बेसडर को। बहुत बड़ी ये तजलील है, बहुत बड़ी। आप देखें ना कि इजराइल तो पूरा लाडला है ना यूरोप का, तो एम्बेसडर, ईरानी एम्बेसडर को अक्सर बुलाया जाता है वहां पर, कभी फ्रांस बुलाता है, कभी जर्मनी बुलाता है। कई ममालिक के अंदर इजरायली एम्बेसडर को बुलाया जाना ये पहली बार इस नौयत की चीज हम देख रहे हैं। चाइना से भी कंडेमनेशन आई है, डेनमार्क ने इजरायली एम्बेसडर को बुलाया, कनाडा ने इजरायली एम्बेसडर को बुलाया, आयरलैंड ने बुलाया है। और मैं आयरलैंड से जो बहुत गैर मामूली स्टेटमेंट आई है, आयरलैंड ने डिक्लेयर कर दिया है इजराइल को कि वो वहां पर जेनोसाइड कर रहा है। स्पेन ने इजराइल को जेनोसाइडल स्टेट कह दिया। आयरलैंड ने आज डिक्लेयर कर दिया है कि इजराइल वहां पर जेनोसाइड कर रहा है। एक पूरी जंग है जो लड़ी गई है इसके ऊपर कि जेनोसाइड हो रही है नहीं हो रही। एक यूरोप में एक जंग लड़ी गई है। आज यूरोपियन गवर्नमेंट्स इस बात को रिकॉग्नाइज कर रही हैं और इजराइल को इसके ऊपर बहुत तकलीफ हो रही है। मैं हेडलाइंस आपके सामने रखता हूं जो आयरलैंड से सामने आ रही हैं। द इजरायली गवर्नमेंट इज कमिटिंग जेनोसाइड इन गाजा। यह मामूली चीज नहीं है। यानी देखें, एक वो दुनिया है जो ईस्ट की दुनिया है, मतलब सोशल मीडिया की दुनिया है, जिसमें सबको पता है कि असलियत क्या है। लेकिन जब आप उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर जाते हैं और वही प्लेटफॉर्म, मतलब चूंकि दुनिया को वो चला रहे हैं, जब वेस्टर्न गवर्नमेंट्स बात करेंगी, जब उनका मीडिया बात करेगा, जब उनकी ऑफिशियल्स बात करेंगे, तो वो इस बात को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, वो आलमी अदालत के वारंट्स को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। लेकिन आज वो तब्दीली वहां पर आ रही है। आयरलैंड विल सीक टू ड्राफ्ट बिल बैनिंग ट्रेड विद इलीगल इजरायली सेटलमेंट्स। पार्लियामेंट के अंदर देखें, पार्लियामेंट के अंदर होना और बड़ी बात है कि पूरी एक मेजॉरिटी, पूरा कंसेंसस है कि पूरे मुल्क का कंसेंसस है, पार्लियामेंट से मुराद ये है। तो इजराइल के साथ जो ट्रेड है उसको बैन करने की लेजिस्लेशन होने जा रही है। इट इज क्लियर दैट इजराइल सीक टू एक्सपेल पैलेस्टीनियन फ्रॉम द गाजा स्ट्रिप as part of ongoing pattern of war crimes। इजराइल फलस्तीन को वहां पर डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रहा है, जो कि एक वॉर क्राइम है। The world has not done enough to pressure Israel to change its course। अभी तक इजराइल के ऊपर हमने मैक्सिमम प्रेशर नहीं डाला है, अभी हमें डू मोर करना होगा इजराइल को रोकने के लिए। We are pursuing the central bank regarding dealing with Israeli। सेंट्रल बैंक और इजराइल के साथ जो ट्रेड है, ट्रांजेक्शंस हैं, प्रोडक्ट्स आ रही हैं, मतलब मुकम्मल कट ऑफ और बैन करने जा रहे हैं वो। आयरिश पार्लियामेंट, वी कॉल फॉर स्टॉपिंग इन्वेस्टमेंट्स विद इजराइल। पार्लियामेंट से बुनियाद पूरा मुल्क है, गैर मामूली। अब जरा इटली ने भी इजराइल एम्बेसडर को बुलाया और इटली के पार्लियामेंट, मतलब वो पार्लियामेंट्स, वो गवर्नमेंट्स जो बिल्कुल इजराइल की जुबान बोलती थी, आज इटली के पार्लियामेंट से देखिए क्या स्टेटमेंट आ रही है। यूरोप स्टेप मस्ट बी डिसाइसिव एंड इंपोज फर्म सैंक्शंस ऑन इजराइल। मजीद डिसाइसिव स्टेप्स लेना होंगे और इजराइल के ऊपर सैंक्शंस लगाना होंगी। इटालियन पार्लियामेंट, 1 सेंचुरी लगी है ये रिएक्शन आने में। हम ईरान के पार्लियामेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम यूरोपियन पार्लियामेंट्स की बात कर रहे हैं। द इंटरनेशनल कम्युनिटी मस्ट आइसोलेट इजराइल पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड कमर्शियली। इटालियन पार्लियामेंट, इजराइल को बिल्कुल आइसोलेट कर देना चाहिए हर महाज के ऊपर, पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी और कमर्शियली भी। ग्रीक ने जो है वो इजरायली एम्बेसडर को बुलाया है और इजराइल मस्ट इमीडिएटली स्टॉप इट्स ऑपरेशंस इन गाजा टू अलाउ एंड फ्लो ऑफ फूड एंड मेडिसिन। ग्रीक के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं। निचले सदन के ऊपर भी स्टेटमेंट से नहीं आ रही है, या प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर और साथ पार्लियामेंट। चाइना से स्टेटमेंट देखिए, वी स्ट्रांगली अपोज द टारगेटिंग ऑफ डिप्लोमेट्स इन द वेस्ट बैंक एंड डिमांड ऑफ थॉरो इन्वेस्टिगेशन। देखिए ये जो डिप्लोमेट्स वाला मामला है ना, यानी कि देखिए डिप्लोमेट्स तो हमेशा फॉर द सेंचुरीज, यानी उनको एक अमान हासिल रही है दुनिया में। ये एक उसूल है कि भाई डिप्लोमेट्स को, एलचीज को निशाना नहीं बनाना, सफीरों को निशाना नहीं बनाना। तो मतलब इजराइल तो दुनिया का हर ज़ाब्ता, भाई देखिए अब यूरोपियन को खुद इजराइल से थ्रेट महसूस हो रहा है। ये यूरोपियन से, ये कोई फलस्तीनी नहीं थे जिनको वेस्ट बैंक में अटैक किया गया। अगर यूरोप, मतलब जो कि दुनिया के ऊपर ताकत रखता है, दुनिया के ऊपर हुकूमत कर रहा है पिछली 5 सेंचुरी से, और इजराइल को उसी ने काम किया है। आज इजराइल, यानी वो इतना बड़ा जिन बन चुका है इजराइल कि वो अपने आकाओं ही को दबोचने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो चीज चलने वाली नहीं है ना। और यूरोप को इस वक्त
रशिया के ऊपर वो फोकस कर रहे हैं, अपनी मिलिट्री और इकोनॉमी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो इसीलिए वो इस एक अननेसेसरी वॉर को अब अफोर्ड करने की पोजीशन में नहीं है। लैटिन अमेरिका से जो वो रिएक्शन आया, यूरुग्वे लैटिन अमेरिका का मुल्क है, उन्होंने इजरायली एम्बेसडर को बुलाया। यानी पिछले 48 घंटे इजरायली प्रोजेक्ट के लिए बहुत बड़े जिल्लत अमेज इस वक्त गुजरे हैं। और इसके साथ साथ जो इजरायली एम्बेसीज हैं वाशिंगटन के अंदर और यूरोप के अंदर, वो इस वक्त हाई अलर्ट के ऊपर है। इजरायली फॉरेन मिनिस्टर, वी आर इंक्रीजिंगली कंसर्न्ड फॉलोइंग द रिपीटेड इंसिडेंट्स एट आवर एम्बेसीज अराउंड द वर्ल्ड स्पेशली इन यूरोप। ये जनाब इस वक्त इनकी सूरत हाल है। तो देखिए, यूरोप की ये वाली जो स्टेटमेंट्स हैं बहुत गैर मामूली हैं, लेकिन अभी ये इजराइल को रोक नहीं पाएंगी, क्योंकि इजराइल जो है वो उस घमंड में है कि अमेरिका हमारे साथ है। तो इजराइल को अकलमंदी का मुजाहरा करते हुए रोक देना चाहिए, ठीक है, इजरायलियों को, बल्कि नेतन्याहू को उठाकर जब वो फेंकना चाहिए। तो इजराइल अभी रुकेगा नहीं, वो घमंड में है, तकब्बुर में है, और एक उसकी मत मारी गई है, ठीक है ना। वो देख नहीं रहा कि दुनिया कितनी तेजी के साथ बदल रही है। तो अमेरिका अभी तक खामोश है, देखते हैं अमेरिका का क्या रिएक्शन आता है, और अल्टीमेटली अमेरिका भी मजबूर होगा। लेकिन जो रास्ता इजराइल ने चुना है वो बिल्कुल इजराइल के कोई सेफ्टी और सिक्योरिटी का रास्ता नहीं है, बल्कि मुकम्मल तबाही का रास्ता है। खतरनाक बात इसमें यह है कि बहुत सारे दीगर ममालिक इसमें ड्रैग हो जाएंगे, ये इंस्टेबिलिटी बहुत आगे बढ़ेगी। लेकिन जहां तक इजराइल की फतह का ताल्लुक है, जो वो क्लेम करता है या जिस तरह वो सोच रहा है, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने राज लगा करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।